continuing with in this video specifically we're continuing with the chapter which we've already started, therapeutic relationship. इसमें हमने क्या कर लिया, नेचर एंड प्रोसेस ऑफ साइकोथेरेपी हमने कर लिया, फिर टाइप्स ऑफ साइकोथेरेपीज हमने कर लिया. उसके बाद वी वर डूइंग लास्ट वीडियो में बाय मिस्टेक आई सेड दैट इट वाज सपोज टू बी हम साइकोथेरेपी स्टार्ट करने वाले हैं. दैट इज डिलीटेड टॉपिक, वो डिलीट हो चुका है. तो गोइंग टू स्टार्ट विद बिहेवियर थेरेपी. ठीक है, अब बिहेवियर थेरेपी क्या है? बिहेवियर थेरेपी पॉस्टुलेट्स एट साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस. देखो ऑलरेडी आप ये सब पढ़ के आए हो, अभी अभी पढ़ कर आए हो. देर आर मल्टीपल एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आपको इसमें मिल रही है, तो ट्राई टू कनेक्ट इट. अभी अभी पढ़ा है आपने इन द प्रीवियस वीडियो इटसेल्फ कि बिहेवियर थेरेपी क्या होती है. नाउ यू आर सपोज टू ग्रैब द इनसाइट्स आउट ऑफ इट. बिहेवियर थेरेपी पॉस्टुलेट क्या करती है कि साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस हो क्यों रहा है, अराइज क्यों हो रहा है, कि फॉल्टी बिहेवियर पैटर्न्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, थॉट पैटर्न्स एग्जिस्ट कर रहे हैं. ये फॉल्टी बिहेवियर और थॉट पैटर्न्स को ही चेंज करना है. इट इज़ देयरफॉर फोकस्ड ऑन द बिहेवियर एंड द थॉट्स ऑफ द क्लाइंट. कि क्लाइंट सोच कैसे कर रहा है, उसका बिहेवियर कैसा है, दैट इज डिफाइनिंग इट. द पास्ट इज रेलिवेंट ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द ओरिजिन ऑफ द फॉल्टी बिहेवियर एंड थॉट पैटर्न्स. देखिए, नाउ दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट टू साइकोथेरेपी. जब हम साइकोथेरेपी की बात करते हैं तो पास्ट की रेलेवेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है. पास्ट में ही देखा जाता है कि कहाँ पर वो अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट रह गया था. वेरएज़ जब आप बिहेवियर थेरेपी की बात करोगे तो हमें सिर्फ जब आइडेंटिफिकेशन करनी है फॉल्टी बिहेवियर थॉट पैटर्न की, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपका पास्ट रेलिवेंट है, नहीं तो आपका पास्ट रेलिवेंट नहीं है. पास्ट इज नॉट एक्टिवेटेड और रीलिव्ड. ये हम देखिए आपको मैं थोड़ा सा इंसाइट दूँ, तो पास्ट एक्टिवेट किया जाता है, रीलिव किया जाता है जब हम बात कर रहे होते हैं साइकोथेरेपी की. बिहेवियर थेरेपी में ना तो पास्ट को एक्टिवेट किया जाता है ना रीलिव किया जाता है. ओनली द फॉल्टी पैटर्न्स आर करेक्टेड. सिर्फ जो फॉल्टी बिहेवियरल पैटर्न्स है, कॉग्निटिव पैटर्न्स है, थिंकिंग पैटर्न्स है, उनको करेक्ट किया जाएगा और कहाँ प्रेजेंट में किया जाएगा. जो क्लिनिकल एप्लीकेशन है लर्निंग थ्योरी की, लर्निंग थ्योरी के जो प्रिंसिपल्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं बिहेवियरल थेरेपी को, दिस इज इट. द क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग थ्योरी प्रिंसिपल्स कॉन्स्टिट्यूट बिहेवियरल थेरेपी. क्या क्या है भाई इसमें? लार्ज सेट ऑफ स्पेसिफिक टेक्निक्स एंड इंटरवेंशन एग्जिस्ट करते हैं. कोई यूनिफाइड थ्योरी नहीं है. यूनिफाइड थ्योरी नहीं है मतलब विच इज़ एप्लीकेबल रिस्पेक्टिव ऑफ द क्लिनिकल डायग्नोसिस और द सिम्टम प्रेजेंट. सिम्टम और क्लिनिकल डायग्नोसिस के हिसाब से आपकी साइकोथेरेपी चेंज हो सकती है. दिस इज नॉट अ यूनिफाइड थ्योरी. This cannot be applied irrespective of the clinical diagnosis or symptoms. अगर symptoms और clinical diagnosis different आ रहे हैं तो आप दूसरी psychotherapies use करोगे. The symptom of the client in the clinical diagnosis, जो symptoms आ रहे हैं, जो clinical diagnosis आपको मिल रहा है, they are the guiding factors कि आप कौन सी technique use करोगे. Of the specific technique or intervention to be applied. Treatment of phobias. Phobias, excessive and crippling fears, जब वहाँ पे fear exist कर रहा है, would require the use of one set of technique, while that of the anger outburst would require another. देखो वो उन्होंने example दिया है कि अगर आप phobias की बात कर रहे हो, अगर अब phobias से connect करो, हमने phobias कहाँ पढ़े? हमने चैप्टर 4 में phobias पढ़े थे. phobias में भी हमने पढ़ा था specific phobia क्या होता है, separation anxiety disorder क्या होता है, SAD के बारे में हमने पढ़ा था. ठीक है, तो वी हैव रेड अबाउट फोबियाज. अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ याद, अगर आपको याद आए तो कमेंट सेक्शन में बताइए एग्रोफोबिया क्या होता है. ठीक है, व्हाट इज एग्रोफोबिया, एगोरोफोबिया, जो भी जैसे भी प्रोनाउंस करते हो तुम उसे. अ डिप्रेस्ड क्लाइंट, एक डिप्रेस्ड क्लाइंट वुड बी ट्रीटेड डिफरेंटली फ्रॉम अ क्लाइंट हु इज एंशियस. डिप्रेशन और एंशियस, देखो कोई सम क्लाइंट इज सफरिंग फ्रॉम एंग्जाइटी, अनदर इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन. दोनों को सेम तो क्लिनिकल ट्रीटमेंट नहीं होगा ना. द फाउंडेशन ऑफ बिहेवियरल थेरेपी किस पे डिपेंड करती है? फॉर्मुलेटिंग डिसफंक्शनल और फॉल्टी बिहेवियर. ये ढूंढना कि कौन सा बिहेवियर फॉल्टी है, कौन सा बिहेवियर डिसफंक्शनल है. द फैक्टर्स विच जो रीइंफोर्स कर रहे हैं और जो मेंटेन कर रहे हैं इस बिहेवियर को. देखो ये क्या है, इसके बारे में आप आगे भी पढ़ने वाले हो, बट अगर मैं अभी आपके लिए आपको एक्सप्लेन करूँ तो देखो, एक तो है कि भैया ये मान लेते हैं, ये मैंने लोकेट कर लिया, ये मेरा फॉल्टी बिहेवियर है, दैट इज कॉजिंग ऑल द प्रॉब्लम. तो जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो कौन कर रहा है? ये फॉल्टी बिहेवियर कॉज कर रहा है. ठीक है, अब ये फॉल्टी बिहेवियर की एग्जिस्टेंस का रीज़न क्या है, इसकी सस्टेनेंस का रीज़न क्या है, ये हट क्यों नहीं रहा? इस फॉल्टी बिहेवियर को कोई री करना है, कोई चीज़ री कर रही है इस फॉल्टी बिहेवियर को, तभी तो वो एग्जिस्ट कर रहा है. देखिए मान लेते हैं कि स्टूडेंट इज़ वेरी वेरी लाउड, बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा है, या फिर वो बड़ा एग्रेसिव हो जाता है. तो हम देखते हैं दैट फैमिली में क्या होता है, फैमिली में व्हेन ही इज सो लाउड तो उसको प्रेज किया जाता है, रीइंफोर्स किया जाता है. तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो उस चीज़ को रीइंफोर्स कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं उस बिहेवियर को, एंड डिवाइजिंग मेथड्स बाय विच दे कैन बी चेंज, और कैसे इस फॉल्टी बिहेवियर को चेंज किया जा सकता है. आगे आ जाते हैं मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट में. मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट में आप क्या पढ़ने वाले हैं? द क्लाइंट विद साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस और फिजिकल सिम्टम्स विच कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू फिजिकल डिसीज. ये कौन सी बात हो रही है?
वी हैव रेड दिस। सोमैटिक सिम्टम्स होते हैं। सोमैटिक सिम्टम्स कौन से होते हैं? वो फिजिकल सिम्टम्स जो फिजिकल डिसीज की वजह से नहीं है। इज इंटरव्यूड विद अ व्यू टू एनालाइज हिज और हर बिहेवियरल पैटर्न्स। उनको इंटरव्यू किया जाएगा, बिहेवियरल पैटर्न्स देखे जाएंगे, बिहेवियरल एनालिसिस होगा। बिहेवियरल एनालिसिस में आप क्या करोगे? आप फाइंड करोगे मैल फंक्शनिंग बिहेवियर, कौन सा बिहेवियर है जो मैल फंक्शनिंग है। फिर आप एंटीसीडेंट ऑफ फॉल्टी लर्निंग करोगे। एंटीसीडेंट ऑफ फॉल्टी लर्निंग क्या होता है कि फॉल्टी लर्निंग का कॉज क्या है। मान लेते हैं ये आपकी फॉल्टी लर्निंग है, तो इस फॉल्टी लर्निंग का कॉज क्या है। अगर आपको अभी एंटीसीडेंट नहीं समझ आया है तो कोई बात नहीं, इसी पैराग्राफ में आपको एंटीसीडेंट समझाऊंगी। एंटीसीडेंट्स ऑफ फॉल्टी लर्निंग एंड द फैक्टर्स दैट मेंटेन और कंटिन्यू फॉल्टी लर्निंग। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो मेंटेन करके रख रहे हैं, कंटिन्यू करके रख रहे हैं फॉल्टी लर्निंग। अब मैल फंक्शनिंग बिहेवियर कौन से होते हैं? वो बिहेवियर विच कॉज डिस्ट्रेस टू द क्लाइंट। मैल फंक्शनिंग बिहेवियर कौन सा बिहेवियर है? वो बिहेवियर विच इज कॉजिंग डिस्ट्रेस टू द क्लाइंट। वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करो, हाईलाइट करो, जो करना है करो, कम है, दिमाग में रखो। अब आते हैं एंटीसीडेंट फैक्टर्स के ऊपर। देखो एंटीसीडेंट मैंने अभी को बताया कि किसी पैराग्राफ में बताऊंगी, तो अभी बताती हूँ। एंटीसीडेंट फैक्टर्स कौन से होते हैं? वो कॉजेज विच प्री डिस्पोज द पर्सन टू इंडल्ज इन द बिहेवियर। मतलब किस कॉज की वजह से वो इंसान उस बिहेवियर में इंडल्ज हो रहा है। व्हाट इज द कॉज दैट इज लीडिंग फॉर हिम टू डू दैट। वो एंटीसीडेंट पे फैक्टर हुआ। देखो अब बड़े कंफ्यूज होते हैं बच्चे इसमें, एंटीसीडेंट फैक्टर्स में और मैल फंक्शनिंग। आगे जो चीज़ें आ रही देखो क्या है। मान लेते हैं ये आपका बिहेवियर है, ठीक है, दिस इज द बिहेवियर विच इज प्रॉब्लमैटिक। मैल फंक्शनिंग बिहेवियर आपने निकाल लिया कि ठीक है मैल फंक्शनिंग बिहेवियर। मैल फंक्शनिंग बिहेवियर क्या है? हमने अभी भी पढ़ा, वो बिहेवियर जो डिस्ट्रेस दे रहा है क्लाइंट को। अब ये दिस मैल फंक्शनिंग बिहेवियर, व्हाट इज द कॉज टू इट? The antecedent factors that causes which predisposes the person to indulge in that behavior, that is antecedent factors. उसके बाद मेंटेनिंग फैक्टर्स कौन से? वो फैक्टर्स जो उसको परसिस्ट करा रहे हैं, उस फॉल्टी बिहेवियर की परसिस्टेंस का रीजन है। एक की वजह से कॉज हुआ, ठीक है, वो रीजन में वो एग्जिस्टेंस में आया कि ठीक है दिस कॉज दिस पर्टिकुलर बिहेवियर टू कम इन टू एग्जिस्टेंस। अब ये परसिस्ट कर रहा है फॉर अ लॉन्ग पैटर्न ऑफ टाइम। पैटर्न ऑफ बिहेवियर बन गया है। क्यों बन गया? क्योंकि मेंटेनिंग फैक्टर एग्जिस्ट कर रहा था। मेंटेनिंग फैक्टर को आप ऐसे समझ सकते हो, अज्यूमिंग 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 मान लेते हैं यू आर सक्सेसफुल, ठीक है। अब आपका एंटीसीडेंट फैक्टर क्या था विच कॉज्ड यू टू स्टार्ट दैट बिजनेसेस, दैट यू वांटेड टू हेल्प पीपल आउट और यू वांटेड टू ब्रिंग अ पॉजिटिव चेंज इन सोसाइटी। मेंटेनिंग फैक्टर क्या था? कॉन्टिन्यूसली यू गॉट मोटिवेशन, उसकी वजह से देखो एंटीसीडेंट फैक्टर वाज द कॉज। कंपनी आपने क्यों स्टार्ट की? क्योंकि somebody because you wanted to bring change in the society. मेंटेनिंग फैक्टर इज दैट थ्रू आउट द प्रोसेस आपने आपने मेहनत करना छोड़ा क्यों नहीं? why did the hard work that you were doing persisted? because कोई मेंटेनिंग फैक्टर था, somebody was constantly reinforcing you. अब एग्जाम्पल देखो, मेरे एग्जाम्पल से बेटर होगा बिकॉज आई वॉज टेलिंग यू इन अ डिफरेंट सर्कमस्टांस। मैं पॉजिटिव वे में समझा रही थी। अब देखो क्या है, एग्जाम्पल है कि कोई देयर इज अ यंग पर्सन जिसने एक्वायर कर लिया है मैल फंक्शनिंग बिहेवियर, ठीक है। मैल फंक्शनिंग बिहेवियर किस चीज़ का? स्मोकिंग का। अब वो चाहता है कि वो ही वांट्स टू गेट रिड ऑफ स्मोकिंग, ठीक है। अब बिहेवियरल एनालिसिस से आपको क्या पता चला? आपने इंटरव्यू किया, क्लाइंट को किया, उसके फैमिली मेम्बर्स को किया, तो आपको पता चला कि उसने स्मोकिंग कब स्टार्ट की? जब उसने एनुअल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो मतलब एंग्जाइटी की वजह से ही रिपोर्टेड रिलीफ फ्रॉम एंग्जाइटी अपॉन स्मोकिंग। स्मोकिंग क्यों स्टार्ट की? क्योंकि एंग्जाइटी थी। तो एंग्जाइटी यहाँ पर क्या बन गया? एंटीसीडेंट फैक्टर बन गया विच कॉज्ड स्मोकिंग, ठीक है। Thus, anxiety provoking situation became the causative और antecedent factor. आज ऐसी कोई भी सिचुएशन जिसमें अब उसे लगेगा उसको एंग्जाइटी होगी दैट विल लीड हिम टू स्मोक। तो द एंटीसीडेंट फैक्टर कौन सा होगा? कि एंग्जाइटी प्रोवोकिंग, ऐसी कोई भी सिचुएशन जो उसको विच इज गिविंग हिम एंग्जाइटी बिकम्स अ कॉजेटिव और एंटीसीडेंट फैक्टर। अब उससे जो उसको रिलीफ मिल रहा है, नाउ ही इज स्मोकिंग राइट, अब उससे जो उसको रिलीफ मिल रहा है दैट इज रीइंफोर्सिंग हिम टू स्मोक अगेन, that is reinforcing to smoke again in a and in a anxiety provoking situation. तो the feeling of relief becomes a maintaining factor. जो relief की feeling है वो maintaining factor है that becomes a maintaining factor for him to continue smoking. अगर आप client की बात करो तो client has acquired the operant response of smoking. जो client है उसके पास क्या आ गया? operant response आ गया smoking का, which is maintained by reinforcing value of the relief from anxiety. Now this has become an operant response. द क्लाइंट हैज रिक्वायर्ड एन ऑपरेट रिस्पॉन्स ऑफ स्मोकिंग की जब भी उसको एंग्जाइटी हो रही है तो उसको रीइंफोर्सिंग वैल्यू मिल रही है रिलीफ की, एंड दैट्स व्हाई इट हैज मेंटेन दैट्स व्हाई स्मोकिंग हैज मेंटेन थ्रू आउट द इयर्स ऑफ हिज लाइफ।
एक बार जब आपने फॉल्टी बिहेवियर देख लिया, वंस द फॉल्टी बिहेवियर विच कॉजेज डिस्ट्रेस आपने आइडेंटिफाई कर दिया, तो ट्रीटमेंट पैकेज चूज कर लिया जाता है। द एम ऑफ ट्रीटमेंट क्या है कि आपको एक्सटिंग्विश करना है और एलिमिनेट करना है फॉल्टी बिहेवियर को, फॉल्टी बिहेवियर हटाना है और उसकी जगह सब्सटीट्यूट लाना है। सब्सटीट्यूट क्या लाना है कि एडाप्टिव बिहेवियर पैटर्न, ये आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है। द थेरेपिस्ट डज दिस थ्रू एस्टैब्लिशिंग एंटीसीडेंट ऑपरेशन। क्या करेगा वो? एंटीसीडेंट ऑपरेशन करेगा और कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन करेगा। अब गलती से मत सोचना कि उसका दिमाग दिमाग खोल रहे हैं वो ऑपरेशन करने बैठ के, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एंटीसीडेंट ऑपरेशन में क्या हो रहा है? देर कंट्रोलिंग बिहेवियर बाय चेंजिंग समथिंग दैट प्रीसीड सच बिहेवियर। मतलब एंटीसीडेंट फैक्टर कौन सा था? एंटीसीडेंट फैक्टर्स था जिसकी वजह से बिहेवियर हो रहा है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। देखो, एंटीसीडेंट फैक्टर कौन सा था जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है? जो विच इज़ द कॉज फॉर दिस बिहेवियर, राइट? तो अब मैं इस एंटीसीडेंट फैक्टर पे जब काम करूंगी तो दैट इज एंटीसीडेंट ऑपरेशन। मैं इसको चेंज करूंगी, मैं इसको कंट्रोल करूंगी बाय चेंजिंग समथिंग दैट प्रीसीड सच बिहेवियर। द चेंज कैन बी डन बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द इन्वॉल्यूशनल वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस। कि अब अगर वो स्मोकिंग करेगा तो he'll face this, he'll face a consequence जो अच्छा नहीं है। तो देखो अब हो क्या रहा है एंटीसीडेंट ऑपरेशन में? एंटीसीडेंट ऑपरेशन में आप कंट्रोल कर रहे हो बिहेवियर को बाय चेंजिंग समथिंग दैट प्रीसीड सच बिहेवियर। इस बिहेवियर की प्रीसीड होता है पहले आना, सक्सीड होता है बाद में आना। तो इस बिहेवियर से पहले क्या आएगा? एंटीसीडेंट फैक्टर आएगा। तो उस एंटीसीडेंट फैक्टर में मैं चेंजेस ला रही हूँ। द चेंज कैन बी डन, या तो मैं इंक्रीज कर दूँ या मैं डिक्रीज कर दूँ, क्या? रीइंफोर्सिंग वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस। अब एग्जाम्पल पढ़ो, बहुत अच्छे से समझ आएगा। कैसे समझ आएगा? इसको हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एस्टैब्लिशिंग ऑपरेशन। फॉर एग्जाम्पल हम क्या लेंगे? देखो, एंटीसीडेंट ऑपरेशन हमने देखा कि भैया अगर मैं एंटीसीडेंट ऑपरेशन पर काम कर रही, एंटीसीडेंट फैक्टर पे काम करूँ, दैट इज एंटीसीडेंट ऑपरेशन। अब एंटीसीडेंट ऑपरेशन के बाद जो इसका कॉन्सिक्वेंस है, कॉन्सिक्वेंस क्या था? मेंटेनिंग फैक्टर। अगर मैं मेंटेनिंग फैक्टर पे काम करूँ दैट इज कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन। अब एग्जाम्पल पढ़ो। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ चाइल्ड गिव्स ट्रबल इन ईटिंग डिनर, डिनर नहीं खा रहा है, ठीक है। एस्टैब्लिशिंग ऑपरेशन क्या होगा? एस्टैब्लिशिंग ऑपरेशन क्या है? जो प्रीसीडिंग है, ये डिनर खाने के बाद। तो एस्टैब्लिशिंग ऑपरेशन होगा वुड बी टू डिक्रीज द क्वांटिटी ऑफ फूड सर्व्ड एट टी टाइम। टी पे जितना खाना दिया जा रहा है वो हम कम कर देंगे। अब उससे उसकी हंगर बढ़ जाएगी डिनर तक, ताकि उसकी एंड देयर बाय इंक्रीजिंग द रीइंफोर्सिंग वैल्यू ऑफ फूड एट डिनर। प्रेजिंग द चाइल्ड, जब वो अच्छे से खाना खा रहा है उसको इनकरेज करेगा। एंटीसीडेंट ऑपरेशन क्या होगा? रिडक्शन ऑफ फूड एट टी टाइम। और कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन आपको यहाँ पर क्या रहा कि आपने उसको प्रेज किया। देखो, एंटीसीडेंट ऑपरेशन, ठीक है, ये था आपका एक्शन, ठीक है, ये था आपका कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन। अब देख के चलो, एंटीसीडेंट फैक्टर यहाँ पर क्या था? एंटीसीडेंट फैक्टर था कि भैया बच्चा टी के टाइम पे ही इतना ज़्यादा खाना खा रहा है कि डिनर तक उसको भूख ही नहीं लग रही, ठीक है। और मेंटेनिंग फैक्टर क्या है कि उसको वो खाना खाए या ना खाए, उसको डांट ही पड़ रही है, या फिर देयर इज नो रिस्पॉन्स, उसको लग रहा है कि ठीक है ना, खाना नहीं खाना, या फिर ही इज ओके, ही फील्स गुड नॉट ईटिंग फूड एट डिनर बिकॉज हिज स्टमक इज ऑलरेडी फुल। आपने एंटीसीडेंट ऑपरेशन किया, एंटीसीडेंट फैक्टर पे काम किया, आपने टी टाइम का खाना बंद कम कर दिया। और फिर आपने क्या किया? आपने आपने किया एस्टैब्लिशिंग ऑपरेशन। और एस्टैब्लिशिंग ऑपरेशन या कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन, उसमें आपने क्या किया? उसमें आपने प्रेज किया चाइल्ड को फॉर ईटिंग हिज डिनर नाइसली। अब इससे क्या हुआ? इट एस्टैब्लिशेस द रिस्पॉन्स ऑफ ईटिंग डिनर। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, दिस इज हाउ यू डू इट, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपने बिहेवियल थेरेपी में ही कर लिया है। अब आ जाते हैं बिहेवियरल टेक्निक्स। बिहेवियरल टेक्निक्स क्या होती है? बहुत सारी रेंज ऑफ टेक्निक्स होती है विच इज़ अवेलेबल फॉर चेंजिंग बिहेवियर। बिहेवियर को चेंज करने के लिए स्पेक्ट्रम ऑफ टेक्निक्स अवेलेबल है। इनके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? ताकि वो अराउजल लेवल को कम कर सके क्लाइंट का, उसके बिहेवियर को चेंज कर सके। क्लासिकल कंडीशनिंग से करो, ऑपरेंट कंडीशनिंग से करो, डिफरेंट कॉन्टिजेंसीज ऑफ रिइंफोर्समेंट से करो, कैसे भी करो। विकेरियस लर्निंग करो। विकेरियस लर्निंग क्या होता है? इसी टॉपिक में बढ़ाएंगे, है पार्ट में है, लिखा हुआ है बुक में, लिखा हुआ है बुक में से ही पढ़ाएंगे। एज वेल एज टू यूज विकेरियस लर्निंग प्रोसीजर्स इफ नेसेसरी, ठीक है। तो अब बिहेवियरल टेक्निक्स पे आ जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार बच्चे एवर्सिव रीइंफोर्समेंट या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट या एवर्सिव कंडीशनिंग में बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू इट, ओके।
अ रेंज ऑफ टेक्निक्स इज अवेलेबल फॉर चेंजिंग बिहेवियर। हमारे पास एक रेंज ऑफ टेक्निक्स अवेलेबल होती है अगर हमें बिहेवियर को चेंज करना होता है। अगर हम प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं टेक्निक्स की, तो प्रिंसिपल्स कौन से हैं कि आपको रिड्यूस करना है। रिड्यूस क्या करना है? आपको रिड्यूस करना है अराउजल लेवल क्लाइंट का। अब जिस तरीके से आप उसको कम करोगे, जिस तरीके से आप उस इंसान का बिहेवियर ऑल्टर करोगे, दैट इज लिस्टेड बिलो। तो अब सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट एंड अवर्सिव कंडीशनिंग दो मेजर टेक्निक्स है बिहेवियर मॉडिफिकेशन के। आपने 11th में पढ़ लिया है कि ऐसा रिस्पॉन्स दैट लीड्स ऑर्गेनिज्म टू गेट रिड ऑफ अ पेनफुल स्टिमुलाई और अवॉइड एंड एस्केप फ्रॉम देम इज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ठीक है, सुनिए क्या है कि कोई पेनफुल स्टिमुलाई एग्जिस्ट कर रहा है, आप उसको एस्केप करने की कोशिश कर रहे हो। वन वुलन क्लोथ्स आप क्यों पहन रहे हो? ताकि आपको वुलन क्लोथ्स आप क्यों पहन रहे हो? ताकि आपको ठंड ना लगे, राइट? तो ऐसी कोई चीज है जिसको अवॉइड करने के लिए, जिससे दूर भागने के लिए आप काम कर रहे हो, दैट इज नेगेटिव reinforcement. One learns to move away from dangerous stimuli because they provide negative reinforcement, that is negative reinforcement. अब aversive conditioning क्या होता है? Repeated association of undesired response with aversive consequence. अब समझने की कोशिश करना, इन दोनों में आपको डिफरेंस ही नहीं समझ आता है। देखो मैं समझाती हूँ, बड़े अच्छे से समझाते हैं। देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सिंपल थिंग। एक केस में क्या हो रहा है? एक केस में हो रहा है हमारे पास कि कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, उससे दूर भागने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए, वो अनप्लीजेंट सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए आप काम कर रहे हो, ठीक है। ठीक है, मान लेते हैं आपकी चल रही है साइकोलॉजी की, आपकी चल रही है लीगल स्टडीज की क्लास, ठीक है, लीगल स्टडीज की क्लास चल रही है। अब आपको वो क्लास नहीं पसंद, तो आपके पास ऑप्शन है, अगर या तो आप लीगल स्टडीज पढ़ो या साइकोलॉजी पढ़ो। तो लीगल स्टडीज की क्लास से दूर भागने के लिए आप साइकोलॉजी क्लास करते हो। नाउ यू आर नॉट गुड एट साइकोलॉजी, सो आई वांट यू टू टेक साइकोलॉजी क्लासेस। तो मैंने आपका टाइम टेबल ऐसे बनाया कि इस पीरियड में या तो आप लीगल पढ़ सकते हो या साइकोलॉजी पढ़ सकते हो। अब आपको, मुझे पता है कि आपको लीगल तो बिल्कुल ही नहीं पसंद, तो आप लीगल से अवर्जन है, उस लीगल से दूर जाने के लिए, क्योंकि वो लीगल नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, उस लीगल से दूर जाने के लिए आप क्या है, साइकोलॉजी क्लास में आए, ठीक है। मिशन सक्सेसफुल, वेरी गुड। चलिए, दूसरे में क्या हो रहा है? दूसरे में मैं कह रही हूँ, अगर आप साइकोलॉजी की क्लास में नहीं आए, तो अगले पीरियड में आपको लीगल पढ़नी पड़ेगी। अगर आप साइकोलॉजी क्लास में नहीं आए, तो इस पूरे वीक आपको लीगल पढ़नी पड़ेगी। अगर आप साइकोलॉजी क्लास में नहीं आए, तो आपका लीगल का टेस्ट होगा। अगर आप साइकोलॉजी क्लास में नहीं है, तो आपको लीगल की प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी। या फिर अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर आप किसी चीज को अवॉइड करने के लिए काम कर रहे थे। यहाँ पर आप एसोसिएट कर रहे हो कि अगर मैं ये एक्शन करूंगा तो इसका रिएक्शन ये होगा, एंड नाउ यू डोंट लाइक द रिएक्शन, दैट इज अवर्सिव कंडीशनिंग। ये सेकंड केस आपका क्या है, अवर्सिव कंडीशनिंग का है। मैं आपको कह रही हूँ, देखो एक क्या कह रही हूँ मैं आपको, लेट्स से लेट्स से कोई टेस्ट चल रहा है, आप उस टेस्ट से दूर भाग रहे हो, कोई और क्लास अटेंड करने जा रहे हो, ठीक है। दूसरे में अगर आपने वो क्लास अटेंड नहीं की, तो आपका टेस्ट होगा। डू यू गेट इट? What does it mean? What it means here is that यहाँ पर there is a negative reinforcement. There is a stimuli, to avoid that stimuli you are working. ठीक है, here there is an association of the stimuli and response, और उस association से आपको पता चलता है कि ठीक है, ये काम करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। अब उसको अवॉइड करने के लिए आप काम कर रहे हो, ठीक है। आपने आपने देखा कि अगर मैंने पिछली बार लीगल का काम नहीं किया था, लीगल का होमवर्क नहीं किया था, तो आई वाज आस्क्ड टू डू माय होमवर्क 5 टाइम्स। मैंने अगली बार भी काम नहीं किया, आई वाज आस्क्ड टू डू माय होमवर्क 5 टाइम्स। तो आपने रिपीटेडली एसोसिएट कर लिया कि अगर मैं लीगल का काम नहीं करूंगा, देन आई हैव टू राइट इट 5 टाइम्स। नाउ दिस इज समथिंग दैट यू एसोसिएटेड इन योर माइंड एंड यू डोंट वांट सच अ सिचुएशन, तो इसलिए बाद में आप होमवर्क कर आओगे। दिस इज अवर्सिव कंडीशनिंग। अब यहाँ से पढ़ते हैं अवर्सिव कंडीशनिंग। अब यहाँ से पढ़ो कि आपने वुलन क्लोथ्स क्यों डाले, क्योंकि आपको कोल्ड वेदर वेदर नहीं पसंद, ठीक है। तो कोल्ड वेदर से बचने के लिए आप किसकी तरफ गए, वुलन क्लोथ्स की तरफ गए, ठीक है। अब वन लर्न्स टू वे डेंजरस स्टिमुलाई से बचने के लिए आप कहाँ गए, दूर गए, मूव अवे, दिस इज नेगेटिव रिइंफोर्समेंट। अवर्सिव कंडीशनिंग क्या होता है? अवर्सिव कंडीशनिंग होता है व्हेन देयर इज एन रिपीटेड एसोसिएशन, आप रिपीटेडली एसोसिएट कर रहे हो अनडिजायर्ड रिस्पॉन्स को एवर्सिव कॉन्सिक्वेंस के साथ। ये पहले तो रिस्पॉन्स भी अनडिजायर्ड है और कॉन्सिक्वेंस भी एवर्सिव है।
एवर्सिव कॉन्सिक्वेंस से बचने के लिए यहाँ पे मैंने क्या कहा कि मान ले अगर आपने पिछली बार होमवर्क नहीं किया था, आपको 5 बार लिखना पड़ा, आपने फिर होमवर्क नहीं किया, आपको फिर से 5 बार लिखना गया। दिस इज एन अवर्सिव कॉन्सिक्वेंस। इस अवर्सिव कॉन्सिक्वेंस से बचने के लिए रेफर्स टू रिपीटेड एसोसिएशन ऑफ अनडिजायर्ड रिस्पॉन्स। अनडिजायर्ड रिस्पॉन्स के मैं चाहती हूँ आप होमवर्क करो, आपने होमवर्क नहीं किया, मैंने आपसे 5 बार लिखवाया, आपने होमवर्क नहीं किया, मैंने आपसे 5 बार लिखवाया। तो मैंने आपके दिमाग में एक एसोसिएशन बनाई कि जो अनडिजायर्ड रिस्पॉन्स है आपका होमवर्क ना करना, और जो वर्सिव कॉन्सिक्वेंस है मेरा आपसे 5 बार होमवर्क लिखवाना, मैंने उसकी एसोसिएशन बनाई। फॉर एग्जाम्पल एल्कोहल को मिड इलेक्ट्रिक शॉक दिया, तो उसने एल्कोहल पीने को एसोशिएट कर लिया, एल्कोहल पीने को एसोशिएट कर लिया उसने किससे, माइल्ड इलेक्ट्रिक शॉक से। तो इस एसोसिएशन की वजह से जब भी वो एल्कोहल पिएगा तो उसे याद रहेगा कि ठीक है मुझे शॉक लग सकता है। While repeated pairing the smell of alcohol is aversive to the pain of the shock is associated with the person will give up alcohol. अब ये था आपका क्या, अवर्सिव कंडीशनिंग और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अगर आप पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की बात करो तो वो डेफिसिट को इंक्रीज करती है। फॉर एग्जांपल कोई बच्चा होमवर्क रोज नहीं कर रहा, तो अब मैं पॉजिटिवली उसको रीइंफोर्स करेंगे कि मैं उसकी फेवरेट खाना बनाऊंगी जिसने उसने होमवर्क कर लिया। दिस इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। अगर आपने काम कर लिया तो आई गिव यू अ कैंडी, आई गिव यू अ चॉकलेट, that is positive reinforcement. Positive reinforcement of food increases the behavior of doing homework at the appointed time. Person with behavioral problems can be taken can be given, देखो अब आपके पास टोकन इकोनॉमी आ गया। टोकन इकोनॉमी क्या आ गया, देखो यहाँ पर तो पॉजिटिव reinforcement में जो डायरेक्टली हो रहा था, डायरेक्टली क्या हो रहा था, आपने होमवर्क किया, मैंने आपके लिए बड़ा अच्छा सा खाना बना दिया, वेरी गुड भाई, पॉजिटिव reinforcement। आपने होमवर्क किया तो मैंने आपको एक टोकन दिया, आपने फिर से होमवर्क किया, मैंने आपको एक टोकन दिया, और जब आपके पास ऐसे 5 टोकन हो गए तो आई टुक यू टू अ रेस्टोरेंट, और जब भी आपके पास 5 टोकन हो जाएंगे तो आई टेक यू टू अ रेस्टोरेंट। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, पर्सन विद बिहेवियरल प्रॉब्लम्स कैन बी गिवन टोकन। टोकन उन्हें दिया जा सकता है एज अ रिवॉर्ड जब भी वो वांटेड बिहेवियर करें। अब टोकन को कलेक्ट किया जा सकता है और एक्सचेंज किया जा सकता है फॉर अ रिवॉर्ड। जैसे मैं यहाँ पर उसको क्या है, रेस्टोरेंट लेके जा रही हूँ, सच एज एन आउटिंग फॉर एन पेशेंट और ट्रीट फॉर द चाइल्ड, इसको हम क्या कहते हैं, टोकन इकोनॉमी कहते हैं। अब फिर आगे आ जाते हैं अनवांटेड बिहेवियर, और देखो डिफरेंशिएटेड रिफोर्समेंट। डिफरेंशिएटेड रिफोर्समेंट क्या होते हैं कि जो अनवांटेड बिहेवियर है उसको रिड्यूस कर रहे हो और वांटेड बिहेवियर को इंक्रीज कर रहे हो साइमल्टेनियसली, दोनों काम साथ साथ हो रहे हैं। देखो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में आप क्या कर रहे हो, आप वांटेड बिहेवियर को इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, वेरी गुड। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट या वर्सिव कंडीशनिंग में आप क्या कर रहे हो, आप अनवांटेड बिहेवियर को डिक्रीज कर रहे हो, ठीक है। जब आप दोनों काम साथ में करो दैट इज डिफरेंशियल रिइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट हो रही है वांटेड बिहेवियर के लिए, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट हो रही है अनवांटेड बिहेवियर के लिए। अटेम्प्टेड टुगेदर मे बी वन सच मेथड, या तो आप दोनों कर लो या फिर आप सिर्फ अच्छे काम के लिए पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट दो और बुरे काम को इग्नोर कर दो, दोनों इक्वली इफेक्टिव है। द अदर मेथड इज टू पॉजिटिवली रीइंफोर्स द वांटेड बिहेवियर, पॉजिटिवली आप रीइंफोर्स कर रहे हो वांटेड बिहेवियर को, इग्नोर कर रहे हो अनवांटेड बिहेवियर को। द लेटर मेथड लेस पेनफुल होता है पर इफेक्टिव उतना ही होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कोई लड़की है जो सल्क करती है, जो क्राई करती है जब उसको सिनेमा नहीं लिया जाता, वेन एवर शी आस्क्ड टू गो टू द सिनेमा, अब उसे नहीं लेके जाते तो शी इज क्राइंग, शी इज थ्रोइंग ए टैंट्रम। द पेरेंट को इंस्ट्रक्ट किया जाता है टू टेक हर टू द सिनेमा अगर वो ना रोए और सल्क करे, और उसको नहीं लेके जाना अगर वो नहीं करती तो दिस इज व्हाट, दिस इज योर डिफरेंशियल में आप दोनों कर रहे हो ना, डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट में दोनों कर रहे हो। पॉजिटिवली रीइंफोर्स कर रहे हो डिजायर्ड बिहेवियर को और नेगेटिवली रीइंफोर्स कर रहे हो अनडिजायर्ड बिहेवियर को। फर्दर क्या हो रहा है, जो पेशेंट है उसको पेरेंट को इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है कि जब वो रोए तो उसको इग्नोर कर दो, मतलब नेगेटिव रीइंफोर्समेंट ना दो, और जब वो पोलाइटली आस्क करे तब उसको आप सिनेमा ले जाओ। दिस इंक्रीजेज एंड अनवांटेड बिहेवियर ऑफ द क्राइंग एंड सल्किंग डिक्रीजेस। यू रेड अबाउट फोबियाज एंड इररेशनल, अब सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन की बात आ रही है, इसको मुझे एक्सप्लेन करना है तो आप थोड़ी ध्यान से समझिए। सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, एक हिरार्की बनाऊंगी मैं, ठीक है, हिरार्की बनाऊंगी। मान लेते हैं आपको हाइट से बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है, चलो ठीक है लगता है, तो ऐसा तो है नहीं मैं आपको फ्लाई लिफ्ट में बिठाऊंगी, पहले तो आपको लिफ्ट से भी डर लगता है, और मैं लिफ्ट में बिठा के आपको ले जाऊंगी 100वें माले पर, कहूंगी नीचे देखो, नहीं, मैं सिस्टमैटिकली डिसेंसिटाइज करूंगी। कैसे करूंगी, मैंने एक हिरार्की बनाई फ्रॉम लो टू हाई। हाईएस्ट पे मैंने क्या लिखा कि मैं आपको बिल्डिंग के ऊपर लेके जा रही हूँ विच इज़ वेरी हाइटेड। लोएस्ट पे मैंने क्या लिखा, मान लेते हैं मैं आपको इस टेबल के ऊपर बिठा रही हूँ, एंड आई एम लाइक इज दिस डिस्टेंस सेफ फॉर यू, ठीक है, मान लेते हैं ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा, ये नहीं नहीं आई एम स्केर्ड ये वो सब, तो देन आई विल मेक यू सिट ऑन अ चेयर स्टेयर, देन आई विल ग्रेजुअली मूव अप। अब हर स्टेयर के साथ साथ, देखिए मान लेते हैं पहली स्टेयर पे चढ़े, ठीक है चढ़े, अब आप दूसरी स्टेयर पे चढ़े, तो आपको दूसरी स्टेयर से डर लग रहा है,
डर लग रहा है, पहली स्टेयर का डर आप भूल रहे हो। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल इनिबिशन। आप दूसरी स्टेयर पे गए, अब आप पहली स्टेयर का डर भूल रहे हो। आप तीसरी स्टेयर पे गए, आप दूसरी स्टेयर का डर भूल गए हो। अब मान लेते हैं आप 150th स्टेयर पे चले गए, तो आपको 149 का ही डर लगेगा। आपको फर्स्ट स्टेयर पे खड़े होने से अब डर नहीं लगेगा, क्योंकि वहां से तो आप आ गए। इज अ टेक्निक इंट्रोड्यूस बाय वॉल्फ। किसने इंट्रोड्यूस की, बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉल्फ ने इंट्रोड्यूस की। इससे फोबियाज और इरेशनल फियर्स को क्योर किया जाता है। क्लाइंट को पहले इंटरव्यू किया जाएगा, जो फियर प्रोवोकिंग सिचुएशन है वो उससे पूछे जाएगी, और टुगेदर आप क्या करोगे, एंड टुगेदर द क्लाइंट वो एक हिरार्की बनाएगा। जैसे मैंने अभी भी टेबल बनाई थी, वो ट्रायंगल बनाया था, दैट यू विल मेक एन हिरार्की। हिरार्की में लास्ट बॉटम में आप क्या रखोगे, एंग्जाइटी प्रोवोकिंग, विद लीस्ट एंग्जाइटी प्रोवोकिंग, जिसमें आपको लीस्ट एंग्जाइटी मिल रही है, मतलब द फर्स्ट है एट द बॉटम। और जो थेरेपिस्ट है वो ग्रेजुअली रिलैक्स करेगा क्लाइंट को, उसको कहेगा थिंक अबाउट। मैम देखो ये तो कह रहे हैं कि आप स्टेयर पे बिठाओ भी ना, आप बस उसको सोचो कि वो इमेजिन करे, पहले इमेजिन करें, फिजिकल इम्प्लीकेशन तो बहुत बाद में आएगी। आज द क्लाइंट टू थिंक अबाउट द लीस्ट एंग्जाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन। लीस्ट एंग्जाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन क्या है, जहाँ पर एंग्जाइटी हो रही है बट बहुत कम है, मिनिमल है। गिव द डिटेल ऑफ रिलैक्सेशन प्रोसीजर। 5.2 हमें रिलैक्सेशन प्रोसीजर के बारे में बता रहे हैं, बट एंड वील रीड दैट, बट लेटर वील कंप्लीट दिस टॉपिक फर्स्ट। द क्लाइंट इज आस्क्ड टू स्टॉप थिंकिंग ऑफ द फियरफुल सिचुएशन। अगर उसकी टेंशन ज़्यादा, अगर उसको टेंशन फील हो रही है तो वो छोड़ दे, ठीक है। लीव इट एज सून एज, जब आपको लगे दैट यू देयर इज अ फियरफुल सिचुएशन एंड यू हैव अ स्लाइट टेंशन, तो आप उसको छोड़ दो, उसके बारे में सोचना छोड़ दो। हर सेशन से पहले तो क्लाइंट इज एबल टू इमेजिन अ मोर सीवियर फियरफुल सिचुएशन, वो मेंटेन कर पा रहा है अपनी रिलैक्सेशन। क्लाइंट सिस्टमैटिकली डिसेंसिटाइज हो रहा है, और ये प्रिंसिपल कौन सा है, प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल इनिबिशन। आई कैन नॉट स्ट्रेस अपॉन हाउ इंपॉर्टेंट इट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है, ये प्रिंसिपल कहता है कि जब दो म्यूचुअली अपोजिंग फोर्सेज एग्जिस्ट कर रही होती है एट द सेम टाइम, ठीक है, आपको सेकंड स्टेयर से भी डर लग रहा है, आपको फर्स्ट स्टेयर से भी डर लग रहा है, दो म्यूचुअली अपोजिंग फोर्सेस, आपको दोनों से ही डर लग रहा है, दे बोथ आर म्यूचुअली अपोजिंग फोर्सेस फॉर द सेम टाइम। तो अब जो फर्स्ट स्टेयर है वो आपकी वीकर फोर्स हो गई, और जो आपकी सेकंड स्टेयर है वो आपकी स्ट्रोंगर फोर्स हो गई। तो जो वीकर फोर्स है इट इनहिबिट्स द वीकर फोर्स, द रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स, फर्स्ट जो वीकर फोर्स है उससे आपको डर लगना बंद हो जाता है। The relaxation response is first built up by mild anxiety provoking scene से, और फिर आप जाते 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 रिलैक्सेशन बिल्ड करते हो, एंग्जाइटी को ओवरकम करता है क्लाइंट, टॉलरेट कर पाता है प्रोग्रेसिवली ग्रेटर लेवल ऑफ एंग्जाइटी, और फिर वो रिलैक्स स्टेट में जा पाता है। अब दिस इज प्रिंसिपल रेसिप्रोकल इनहिबिशन व्हिच इज अ पार्ट ऑफ सिस्टमैटिक desensitization. नाउ कमिंग टू लास्ट विच इज मॉडलिंग। मॉडलिंग क्या होता है, और विकेरियस लर्निंग भी इसी में है, मैंने कहा था विकेरियस लर्निंग में इसमें पढ़ेंगे। मॉडलिंग क्या होता है, देखो बिहेवियरल थेरेपी में कहा कि भैया फॉल्टी कॉग्निशन पैटर्न है। अब फॉल्टी कॉग्निशन पैटर्न है, फॉल्टी बिहेवियरल पैटर्न है, क्योंकि आपने मैलअडैप्टिव लर्निंग थी, कंडीशनिंग आपकी फॉल्टी थी। तो मॉडलिंग में क्या होता है, जब इंसान देख कर सीखता है, ही लर्न्स टू बिहेव इन अ सर्टेन वे बाय ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ रोल मॉडल। उस रोल मॉडल का बिहेवियर ऑब्जर्व करके वो सीख रहा है। थेरेपिस्ट जो इनिशियली एक्ट कर रहा था एज अ रोल मॉडल, थेरेपिस्ट क्या है, रोल मॉडल बन रहा है, उस द वे ही इज एक्टिंग द क्लाइंट ऑल्सो लर्न्स टू एक्ट। विकेरियस लर्निंग क्या होता है, कि आप लर्न कर रहे हो ऑब्जर्व करके, मॉडलिंग ही, बट जब भी आप लर्न कर रहे हो, मान लेते हैं मैं क्या हूँ, थेरेपिस्ट हूँ, एंड वेन एवर यू आर डूइंग एन एक्शन एंड लर्निंग फ्रॉम मी माई एक्शन, तो मैं आपको रिवॉर्ड भी दे रही हूँ, दैट इज विकेरियस लर्निंग। इन बिहेवियर क्लाइंट ग्रेजुअली एक्वायर करता है बिहेवियर ऑफ द मॉडल। ग्रेट वेराइटी ऑफ टेक्निक्स एग्जिस्ट कर रही हैं बिहेवियर थेरेपी में। द स्किल ऑफ थेरेपिस्ट लाइज इन कंडक्टिंग एन एक्यूरेट बिहेवियर एनालिसिस, बिल्डिंग अ ट्रीटमेंट पैकेज विद अप्रोप्रिएट टेक्निक्स। ये डिपेंड करता है कि कितना थेरेपिस्ट कितना टैलेंटेड है, किस लेवल तक वो बिहेवियर एनालिसिस कर सकता है, कैसा ट्रीटमेंट पैकेज बना सकता है, अप्रोप्रिएट टेक्निक चूज कर सकता है नहीं कर सकता है। एंड वी टेकन दिस वीडियो रियली लॉन्ग, बट आई थिंक वी हैव डन दिस एंड वी डन दिस रियली नाइसली। तो हमने बिहेवियरल थेरेपी कर ली है, हमने देख लिया कि एंटीसीडेंट फैक्टर्स क्या होते हैं, मेंटेनिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, एंटीसीडेंट ऑपरेशन क्या होता है, कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन क्या होते हैं, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट अवर्सिव कंडीशनिंग आपने कर ली, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट टोकन इकोनॉमी डिफरेंशियल reinforcement, systematic desensitization, and we've also done with modeling and principle of reciprocal inhibition. अगली वीडियो से टू स्टार्ट विद कॉग्निटिव थेरेपी, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बन कर आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बन के आते हैं। देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग द केस बेस्ड स्टडीज, और हाँ इसमें बहुत सारी चीज़ें विच इज एरन बैक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। कोर्स स्कीमाज वाला क्वेश्चन मैंने बहुत जगह देखा हुआ, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो यू शुड स्टडी दैट एंड बी अटेंटिव। Meet you in the next class.